सभी को नमस्ते और गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में अभिनंदन सभी छात्राओं का। हमने जो स्टार्ट कर रहे थे 9th क्लास स्टार्ट कर रखी थी और 9th क्लास के अंदर प्रश्नावली 1.1 आपको कराती थी। कई के प्रॉब्लम आ रही थी तो वीडियो क्लास में आपको बता दूंगा क्या आपकी प्रॉब्लम आ रही थी। अब हम प्रश्नावली 1.2 की 9th में बात करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। एक प्रश्न आपको दे रखा है, नीचे दिए गए तत्व सत्य या असत्य के कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सत्य असत्य के बारे में बताना है आपको। जैसे कुछ किया प्रश्न पूछ रखा है, क्या प्रत्येक अपूर्णांक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको प्रश्न पूछा है, प्रत्येक अपूर्णांक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ये आपको सत्य या असत्य है। तो प्रत्येक अपूर्णांक संख्या, आपको मैंने संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी, उसमें बताया था कि विकर्ण संख्या या अपूर्णांक संख्या दोनों को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या अपूर्णांक संख्या भी वास्तविक होती है और परिमेय भी वास्तविक होती है। ये बात आपको पिछले वाली क्लास के अंदर आपको बताई थी। तो आप खुद बता सकते हैं क्या एक अपूर्णांक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम कह सकते हैं एक अपूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होती है। ये बात क्या होगी, सही है। ये बात कुछ क्या हो सकते हैं, सकते हैं तो लिख सकते हैं सभी जो अपूर्णांक संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है। हाँ, क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या या सभी अपूर्णांक संख्या, सभी अपूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। समझ में आ गया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि आपको देखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, √m के रूप में होता है। यह आपको पूछा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो जब प्राकृतिक संख्या की बात आती है, m कोई प्राकृतिक संख्या बता रही है, m का मान क्या हो सकता है, 1 से कितनी भी जो संख्या है उनका मान हो सकता है 1 2 3 4 5 सभी m की प्राकृतिक संख्या हो सकता है। अब आपको क्या पूछा क्या है, कैसे क्या रहेगा, प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, ये आपको पूछा गया है। तो आपको पता है कि जो सभी जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय अपूर्णांक दोनों के रूप में होता है, क्योंकि संख्या रेखा का ये आवश्यक नहीं है कि सभी का वर्गमूल हल हो जाए। ये बात क्या होगी, इसकी असत्य होगी, क्योंकि परिमेय अपूर्णांक संख्या वास्तविक रूप में होता है। जब आप अंडर को बाहर निकालोगे तो धनात्मक और ऋणात्मक इनका दोनों का मान होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं असत्य, संख्या रेखा का आपको बताया था कौन सी संख्या दर्शाते हैं, हमें वास्तविक संख्या दर्शाते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 माइनस भी ले सकते हैं, -1 -2 कोई भी संख्या हमें ले सकते हैं, क्योंकि जो अनुभूति संख्या आएगी वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आएगी और दोनों क्या कहलाएगी, आपके वास्तविक संख्या कहलाएगी। और संख्या रेखा पर है और ये किसके बारे में कह रहा है, एक प्राकृतिक संख्या के बारे में बातें कह रहा है। आगे आगे बात सुनने, क्योंकि जैसे संख्या रेखा पर कोई संख्या हम दर्शाते हैं ऋणात्मक, तो संख्या
क्या होती है -1 -2 -3 सभी संख्या वास्तविक संख्या के अंदर दर्शाई जाती है। तो क्या करेंगे f की संख्या अगर आपको क्या देखा है आगे मैं और दिए क्या दिए n ये प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या लेकिन किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल के रूप में नहीं है। अब बात करते हैं आगे वाली बात। आगे देखते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या इसका विपरीत कुछ दिया है पहले की संख्या क्या है उसके आपको प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपूर्णांक संख्या होती है। आपको अपूर्णांक की भाषा बताई थी, वास्तविक संख्या की भाषा बताई थी। वास्तविक संख्या के अंदर फर्मी और अफर्मी दोनों संख्या आती है, किंतु ये बात किसकी कर रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपूर्णांक संख्या होती है। ये आपने क्या कुछ वास्तविक संख्या तो ते बात इसकी हम क्या मान सकते थे, सत्य मान सकते थे, किंतु इसमें बात किसकी हो रही है पूरी वास्तविक संख्या हो रही है, किंतु वास्तविक संख्या के अंदर फर्मी संख्या नहीं शामिल होती है। तो इस भाषा में क्या लिखेंगे असत्य है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं आपको पता चल गया होगा कि जो वास्तविक संख्या होती है वो फर्मी एवरे दोनों का संग्रह होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। केवल अपरिमेय संख्याओं का संग्रह नहीं होता तो साथ में कितनी संख्या होएगा परिमेय संख्या के साथ में आएगी। अगर कह सकते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ये था हमने अपरिमेय संख्या के बारे में आप इसमें बताने वास्तविक है या नहीं के बारे में। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जो आपके सामने लिखा है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर भी सकते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या को उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो थोड़ा खुद का दिमाग लगाना है। हमने इतनी संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है कि हम इतनी संख्याओं का बारे में बता सकते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक जान गए आपको बताया था धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी क्या हो गए धनात्मक पूर्णांक हो गए के वर्गमूल का अर्थ आप जानते हैं अपरिमेय होते हैं कि वर्गमूल सभी क्या हो गए अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ऐसी बहुत सारी उदाहरण आपने 8 क्लास के अंदर वर्गमूल सीखे हैं इसके धनात्मक संख्याओं का। किस का था याद रखा आपने? देखो आपने सीखा था √1 का वर्गमूल 1 होता है। आपने बहुत सारे वर्गमूल याद किए थे क्लास के अंदर। √4 का वर्गमूल आपने 2 सीखा था। ऐसे ही आपने वर्गमूल 9 का सीखा था। 3 ऐसे बहुत सारी संख्याओं का 4 ये सभी संख्या क्या है धनात्मक संख्या है या धन संख्या है और सभी का जो वर्गमूल है वो क्या होगा परिमेय भी आ सकता है। यदि इसका कहने का तात्पर्य क्या होगा क्या कहना चाहते हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांक इस लाइन पर आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर देता क्या कुछ धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं तो हम कह सकते थे कि कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हो सकते हैं, किंतु यहाँ पर सभी धनात्मक जितनी धनात्मक पूर्णांकों की संख्या होती है वो पूरी उन्होंने कुछ लिखी है अपरिमेय है। अतः कह सकते हैं नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण बता सकते हैं √1 का वर्गमूल 1 हो सकते हैं धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन √4 2 √9 √16 ये सभी इनका एक हमें
वर्गमूल निकालेंगे तो अप्रैल में नहीं आएगा, फरवरी में आएगा। तो इनका हम क्या लिख सकते हैं? नहीं सभी धनात्मक ऋणात्मक के वर्गमूल अप्रैल में नहीं होते। समझ आ गया होगा कि सभी धनात्मक ऋणात्मक के वर्गमूल अप्रैल में नहीं होते। क्यों नहीं होते पता चल गया होगा कि धनात्मक जितनी भी संख्या होगी उनमें सभी संख्याओं के वर्गमूल क्या आ रहे हैं और में भी आ रहे हैं विषम संख्या के। जैसे क्यों नहीं होंगे एग्जांपल बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था अंकुर एक क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है और ये भी इसका वर्गमूल कर ज्ञात करेंगे क्या आएगा? और में आएगा। इसी प्रकार अंडूर 4 एक धनात्मक पूर्णांक है और अंडूर 4 का ये भी हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इनका जो वर्गमूल क्या आएगा? और में आएगा। इसी प्रकार का और उदाहरण ले सकते हैं हम, बहुत सारे उदाहरण ऐसे। अंडूर 9 का वर्गमूल क्या आएगा? 3 आएगा। इसी प्रकार अंडूर 16 का वर्गमूल क्या आएगा? 4 आएगा। अंडूर 25 का वर्गमूल 5 आएगा। अतः सभी धनात्मक पूर्णांक ऐसे में नहीं होते। आ गया समझ? किस प्रकार करना है उसको कॉपी में उतार लेना, साथ साथ में पेन को के साथ रखना। ये कार्य कॉपी में करते रहने के साथ साथ करना। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के अंदर दिखाना है। दिखाएगी कि संख्या रेखा पर क्या दिखाना आपको? संख्या रेखा पर अंडूर 5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि जो अंडूर 5 दे रखा है वो सिंपल संख्या नहीं है, अक्रमिक संख्या है, किंतु वो धनात्मक भी है साथ में। इस प्रकार इनको किस प्रकार संख्या रेखा पर दर्शाया जाएगा ये आपको बताना है। चलो बताते हैं संख्या रेखा पर इसको किस दिशा में। तो आपको संख्या रेखा जब आप खींचते हो इस प्रकार की लाइन आती है आपको, और संख्या रेखा दर्शाने पर वो एक कौन सी आकृति बन जाती है। आपने इसे क्या करना है? क्लास के अंदर जब आप संख्या रेखा को दर्शाते थे तो 0 इस पर 1 2 3 और 4 और 5 इस प्रकार की संख्या आपने दर्शाई थी। -1 -3 इस प्रकार दर्शाई थी आपने। और आपने एक चतुर्थांश के बारे में भी सीखा था। ग्राफ बनाते समय जब कोई संख्या इस प्रकार दर्शाते हैं तो एक संख्या बन जाती है अक्ष रेखा, वही एक रेखा संख्या रेखा पर एक समकोण प्रकार की रूप। तो इस प्रकार जब हम बात दर्शाएंगे तो क्या बन जाएगा? कि समकोण त्रिभुज की दिशा बन जाएगी। और समकोण त्रिभुज के अंदर किसका प्रयोग करते हैं? कैरेट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। अब इस अंडर 5 दे रखा है तो अंडर 5 को किस प्रकार रखते हैं? 5 बराबर संख्या से गुणा करते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार इसको निरूपित करते हैं। देखिए संख्या रेखा दिशा में माना कि हमने एक संख्या रेखा ली और ये O अक्ष हो गया, और यहाँ पर बनाते समय अभी हमें बताया था कि कोई भी दो रेखा अक्ष काटती है तो लंबवत होती है एक तरह से, और लंब की तरह जैसे हमने यहाँ पर जो 1 और यहाँ मान लिया हमने 1 और 2 इस प्रकार की माइनस संख्या में तो आवश्यकता नहीं आपको। अब 1 का स्क्वायर तो माना कि ये 2 हो गया और 2 पर
हमने माना या एक लंबाई हो गई सामने, ऐसे मान सकते हैं इसको, ये एक हो गया। अब इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगी जो लंबवत आकृति होती है। इसलिए इसका मान 2 हो गया, इनका 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 हो गया। ये तो एक प्रचारित हो गया एक तरह से, क्योंकि जब संख्या √5 बनाया जाएगा तो समकोण त्रिभुज से ली जाएगी, और समकोण त्रिभुज के अंदर हम लोग चौकोर में लगाते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ मैंने किया O A और B लिख दिया। अतः O A B क्या है, समकोण त्रिभुज है जिनमें इनका मान क्या है, √5। √5 को बहुत पता चल गया होगा कि जब हमें परिमेय सूत्र लगाते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधार का मान क्या मान है, 2 का स्क्वायर, लंब का मान क्या मान है, 1 का स्क्वायर। 2 को 2 से क्या कितना हो गया, 4 प्लस 1 हो गया। अतः जब आप कर्ण का निकालोगे क्या करोगे, रूट करोगे, तो कर्ण का मान क्या आएगा, √5 आएगा। आप क्या करना है, √5 ज्ञात करना है। अब देखिए इसको परिचित के अनुसार उसको संख्या रेखा किस प्रकार दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, संख्या रेखा ले लेंगे, माना कि OX ये 25 के रूप में मांगा आपको, और OX एक संख्या ली। जब आप संख्या रेखा दर्शाते हैं तो उसके प्रत्येक मान दर्शाओगे समान दूरी पर, 1 और 2 ये समान दूरी हो गया। इसी प्रकार एक रेखा और खींचते हैं प्लस वाली, तो इनके समान दूरी पर 1 और 2। अब आप एक सामान आपको इसको करना है, एक के सामने आप 2 1 दर्शाओगे तो ये हो गया 1 और ये 5 का मान हो गया। तो इनको लिख सकते हैं, ये 2 इकाई हो गया और ये हो गया 1 इकाई हो गया। अब इनको आप क्या करोगे, √5 क्योंकि उसने क्या रहेगा, √5 को दर्शाना भी है आपको। इनको दर्शाने के लिए करना क्या है, आपको प्रकार की सहायता से O से लेके B तक चाप खोलना है। O से लेके B तक चाप खोलना है। O को B से जितना चाप खोलेगा, यहाँ खोलने के बाद में इस प्रकार इस रेखा पर आप क्या कर दोगे, चाप काट दोगे, जहाँ बिंदु P अंकित कर लेंगे, जहाँ कौन सा भी अंकित कर लेंगे, P बिंदु अंकित कर लेंगे। इस प्रकार हमें ये जो चाप आया है वो किसका मान था, √5 के मान था। तो इन चाप की लंबाई और इन चाप की लंबाई क्या है, बराबर, जहाँ पर ये होगा कि अतः ये जो मान आएगा क्या प्राप्त हो गया, √5 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमने √5 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया। थोड़ी सी इसकी रचना लिखनी है, क्या क्या कार्य किया था हमने चाप काट कर, देखिए रचना इसकी। जैसे जैसे हमने काम किया था उसी प्रकार आपकी रचना रखिए। कैसे सबसे पहला क्या काम किया, उससे पहले क्या काम किया, वैसे मैंने शुरू किया थोड़ा सा, इसको पूरा लिखेंगे। पहले ये लिख सकते हैं, सर्वप्रथम हमने OX से संख्या रेखा खींची, फिर हमने एक बिंदु में लेके 1 2 3 रिपीट किया इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। ये 2 3 लाइन और लिख सकते हैं जो मैंने बोली। ये मोस्ट बात थी और मैं बता रहा हूँ। तो पहले मोस्ट बात क्या थी, संख्या रेखा पर प्रकार की सहायता से पहले हम संख्या रेखा लेंगे, एक एक दूरी दी उस पर 1 2 3 4, और इस साइड ये तो अक्ष रेखा होगी, ये वाली इस रेखा होगी, इस पर आपने दूरी दी, और इन पर हमने बताया 5 बराबर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 5 बराबर 2 स्क्वायर पर एक एक दूरी पर करना है, क्या हो गया 2 मान लिया, अब क्या हो गया 1 हो गया। इसका बिल्कुल होने के लिए क्या हो गया 5 को डालना है, क्योंकि 5 का 2 वर्ग करेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, वर्गमूल करेंगे क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा। तो संख्या रेखा पर प्रकार की सहायता से O को केंद्र, O को क्या माना है आपने, केंद्र माना है। तो केंद्र बाद में क्या है, और OB को त्रिज्या माना है। O को क्या माना हमने, केंद्र माना, प्रकार ये रेखा था हमने, और OB को क्या माना, त्रिज्या माना। तो जितना प्रकार खुला जाता है वो क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या कहलाती है, चाप की या उसकी दूरी की त्रिज्या कहलाती है, जो हम चाप काट रहे हैं। तो OB को त्रिज्या मानकर, तो OB को त्रिज्या मानकर बाद क्या काम किया हमने, हम संख्या रेखा पर एक बिंदु क्या लिया, P लिया, बिंदु P लिया था हमने, अंकित किया, जो कि संख्या रेखा पर क्या कर रहा है, √5 का मान ध्यान कर रहा है, क्योंकि प्रकार इतना खुला था, ये चाप का मान भी इतना आएगा। अतः P जो अंकित करेंगे वो किसके समित होगा, √5 का समित होगा। कहने के बाद क्या हो गया, OP का मान और OP का मान एक जैसा आएगा, संगत का दांत भी हो गया, संगत का भी एक जैसा मान आएगी। अतः P वह बिंदु है जो √5 का निर्धारण कर रहा है संख्या रेखा पर, √5 यहाँ पर आएगा
एक बार और थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि इसको दे रखा है हमें अनुरूप 5 से निर्धारित करना आपको। अनुरूप 5 को निश्चित करने के लिए हमें क्या लेखा दो रेखाएं प्राप्त होती है, एक x एक्स रेखा एक y एक्स रेखा रूप में जानी जाती है। x एक्स रेखा पर और या 1 2 3 निरूपित करेंगे और इनको निरूपित करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है आपको। तो 5 किसके बराबर होगा, किसका वर्गमूल होता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो निरूपित क्रिया 2 है 2 का स्क्वायर कहने का क्या हो गया, आधार क्या लेना है इसका 2 लेना है, फलन क्या लेना है इसका 1 लेना है। इनको मिलाएंगे o को 20 से तो का मान क्या कहलाएगा, नंबर 5 से कहलाएगा। अब इसका हम सत्यापन भी कर सकते हैं। सत्यापन का तात्पर्य क्या हो गया, ये लंब हो गया और इनको लिख सकते हैं OB स्क्वायर बराबर और a का स्क्वायर प्लस क्या आना चाहिए AB का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर, तो OB का मान क्या आया √5 है, तो √5 का स्क्वायर बराबर और a का स्क्वायर, और एक क्या लिया था हमने 2 लिया था और AB का मान क्या लिया था 1 लिया था। तो √5 का स्क्वायर 5 2 प्लस 1 अतः ये जो मान आएगा वो क्या आएगा 5 बराबर 5। ये क्या हो गया उसके से जांच होगी, ये हमने ज्ञान कर लिया है। इसी के साथ जो 1.2 से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए जो आप में कर रहे हैं। नहीं समझ आए वीडियो देखने की दोबारा देख लिया, उसमें पूरी बातें जो करनी होगी तो पूरी बता दी आपको। धन्यवाद सभी को।